हेलो फ्रेंड्स, सो हम आज से काय चिकित्सा के जितने भी मॉडर्न टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, हम सब कुछ बताते जाएंगे आपको कि कौन कौन सी डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आती है, क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, जितना आपका आयुर्वेद अच्छा होना चाहिए उतना ही आपका एलोपैथ भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए मॉडर्न की भी आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, मॉडर्न के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो हम जितनी भी डिसीज़ हैं उन सब में उनकी इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज़ हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसके इन्वेस्टिगेशन, उसके मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो हम आज का पहला टॉपिक जो है माइस्थीनिया ग्रेविस, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसमें मोस्टली आप जो याद रखेंगे कि हम जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे उससे पहले हम उनका बेसिक जो होगा फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत जो होगी वो भी बताएंगे। तो हम माइस्थीनिया ग्रेविस शुरू करते हैं। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में सबसे पहले हम थोड़ी सी आपको फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन जो है वो एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस डिसीज़ के अंदर। ये डिसीज़ चारों तरफ से आप देखेंगे तो मतलब इसमें एसिटाइल कोलिन के आसपास ही पूरी पैथोफिजियोलॉजी घूमती रहेगी बार बार। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन होता है क्या है। एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये आपको एक डायग्राम के बेस पे मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस होता है, उसके बाद हम थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दे रखा है। पहली चीज़ तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये जो है न्यूरोनल पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये हमारा मस्कुलर पार्ट है। ठीक, अब इन दोनों का जंक्शन जो है ये, इसको हम दोनों को जंक्शन क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एसिटाइल कोलिन का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो किस तरीके से हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ऊपर वाला जो हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा जो बताया है, ये होता है एक्सोनल टर्मिनल। ठीक है, एक्सोनल टर्मिनल या न्यूरॉन का टर्मिनल लास्ट पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, उसका टर्मिनल है। सिनेप्सिस जहाँ बनते हैं वहाँ की बात करी जा रही है। अब इसके अंदर पाया जाने वाला ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यूरोनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उस तरीके से न्यूरोनल साइटोप्लाज्म, ये भी एक सेल है, तो इसके अंदर जो प्लाज्म भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोनल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम अब किस तरीके से एसिटाइल कोलिन बनता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, न्यूरोनल साइटोप्लाज्म हम देखते हैं कि अंदर जो होता है ग्लूकोज एंटर करता है। ग्लूकोज किस मेथड से आता है, इसके अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज अंदर आता है। ग्लूकोज जब अंदर आता है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड जो होता है हमारा कहाँ जाता है, पायरुविक एसिड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। जब इसके अंदर जाता है तो पायरुविक एसिड का एक ग्रुप जो होता है एसिटाइल ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है। ठीक, इससे द्वारा जब एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर हम अब रुकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कोलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो कोलिन कहाँ से आता है, इसी सिनेप जो हमारा ये एक्सॉन टर्मिनल है, इस एक्सॉन टर्मिनल के सरफेस पे जो होते हैं क्लोरीन सोडियम ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। तो सोडियम जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अंदर, उसके संग संग में हमारा क्लोरीन भी ट्रांसपोर्ट होता है अंदर। ठीक है, तो कोलिन हमारा कहाँ से आया, कोलिन हमारा ये कोलिन सोडियम ट्रांसपोर्टर जो होते हैं इनके थ्रू अंदर आ जाता है। जब ये कोलिन अंदर आ जाता है तो ये कोलिन अंदर आने के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए के संग जब बाइंड करता है कोलिन, तब हमारा एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं कि ये किस मौजूदगी में, कौन सा एंजाइम है जिसकी मौजूदगी में एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये जो होती है एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस कोलिन को मिला के उनको एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। अब एसिटाइल कोलिन तो फॉर्म हो गया, लेकिन एसिटाइल कोलिन ऐसे ही तो हमारा न्यूरोनल टर्मिनल में ऐसे घूमता नहीं रहेगा न्यूरोनल साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसको क्या होता है, ये एक वेसिकल के अंदर हमारा पैक हो जाता है। तो उस वेसिकल का क्या नाम दे रखा है, वेसिकल कॉन्टेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ऐसा वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कॉन्टेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसके अंदर ACH हमारा कैप्चर हो जाता है, बंद होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप देखेंगे एक तरीके की यहाँ पर ये ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर। ये जो होता है ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे एसिटाइल कोलिन को ले जाता है। अब ये लेके कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बता नहीं रखा है इस तरीके से, इसकी जो हमारे सिनेप्सिस होते हैं यहाँ पर, आपको एक बार दोबारा मैं साफ़ करके दोबारा से बता देता हूँ। ये जैसे इसका सरफेस है, तो यहाँ सरफेस पे जो होते हैं इस तरीके से कैल्शियम चैनल्स बने होते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, जैसे ही हमारा ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पर जो होता है ऊपर से नीचे के लिए हमारी स्टिमुलस आता है, ठीक है। जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ बढ़ता है, ऊपर से आ रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो हमारा टर्मिनल की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इसके अंदर न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इसके अंदर आती है कैल्शियम हमारा, तो क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है सरफेस पे जाके, ठीक है। न्यूरल टर्मिनल की जो सरफेस होती है जिसे हम बोलते हैं, जो प्री सिनेप्टिकल हमारी सरफेस है, वहाँ पर जाके ये बाइंड होता है और वहाँ पर ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन जो होता है ये बाहर निकल आता है। एक बार मैं साफ़ करके दोबारा बताता हूँ आपको, समझिए पूरा क्लियर करके, ध्यान से रखिएगा कि किस तरीके से हो रही है प्रोसेस, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आके बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन बाहर निकलता है जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन बाहर निकलता है, बाहर आने के बाद कहाँ पर आता है, ये एसिटाइल कोलिन बाहर आने के बाद यहाँ पर आके ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं, इन रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल आगे के लिए कन्वे हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस जो होते हैं वो आगे मसल्स में देखने मिलते हैं, जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या हाइपोटेंशन जो फंक्शंस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, वो हमें इसकी मदद से देखने मिलते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर सरफेस पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, ये जो होता है, ये एक और चीज़ होती है यहाँ जो प्रेजेंट होती है, ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकलता है बाहर, उसको एसिटेट और कोलिन में तोड़ के दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब आगे ऊपर हम थ्योरी एक बार देख ले रहे हैं। तो देखिए वो चीज़ बोल रखी है, ग्लूकोज एंटर द नर्व टर्मिनल, नर्व टर्मिनल के अंदर ग्लूकोज आया किसके थ्रू, डिफ्यूज़न, फैसिलिटिंग डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज के साथ कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, वहाँ पर कहाँ पर होती है, न्यूरोनल साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। क्या फॉर्म होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो होता है वो फॉर्म होता है। ये पायरुविक एसिड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। एन एसिटाइल ग्रुप ड्राइव फ्रॉम द पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो ड्राइव्ड होता है, बनता है, ठीक है। जो किसके संग मिलता है जाके लास्ट में, कोएंजाइम ए, ठीक है। कोएंजाइम ए के संग मिलता है और मिलने के बाद क्या बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा, एसिटाइल कोलिन एंजाइम ए, ये फॉर्म करता है हमारा, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए ये फॉर्म होता है। ये एसिटाइल को एंजाइम ए फिर वहाँ से कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहाँ आता है हमारा, उसके साइटोप्लाज्म में निकल के बाहर आता है। साइटोप्लाज्म में निकलने के बाद क्या होता है हमारा, वो वहाँ पर रहता है। फिर हमें कोलिन की आवश्यकता पड़ती है, तो कोलिन कहाँ से आता है, जो हमारा सोडियम एंड द कोलिन ट्रांसपोर्टर होता है, वो कोलिन को अंदर लेके आता है। फिर जब ये अंदर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं, किसकी हेल्प से बाइंड होते हैं, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज की हेल्प से ये बाइंड होते हैं दोनों, और क्या फॉर्म करते हैं, एसिटाइल कोलिन फॉर्म करते हैं जाके। एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है, एसिटाइल कोलिन कहाँ पर भरता है जाके, वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद यह कहाँ पर जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे, जहाँ आपको सरफेस बताई थी मैंने, सिनेप्टिक सरफेस जहाँ पर ये चिपक रहा था जाके, वहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है, और बाई एक्सोटोसिंग और हाइड्रोलाइसिंग ऑफ द एसिटाइल। अब ये बता दिया कि इसमें फॉर्म जो होता है वहाँ से निकलता है कैल्शियम इन्फ्लक्स के बाद, तो बाइंड होने वाला जो होता है वो बाइंड हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में जो निकल रहा होता है एसिटाइल कोलिन, वो क्या होता है, वो टूट जाता है। किसकी हेल्प से टूटता है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस की हेल्प से वो टूट जाता है, और कोलिन दोबारा से जाके वही सेम डिफ्यूज़न प्रोसेस की तरह अंदर आ जाता है न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर ये माइस्थीनिया ग्रेविस बीमारी, मैंने थाइमस इन्वॉल्वमेंट क्यों लिख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड का क्या रोल होता है, थाइमस ग्लैंड क्या करती है, जो हमारे वहाँ पर हम ऊपर देख रहे थे, जो हमने रिसेप्टर्स में आपको दिखाता हूँ, ये जो आप रिसेप्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लू कलर से जो मैंने सर्कल करा है, ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर रहता है, ठीक है। इस रिसेप्टर पर जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है आके, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल या हमारी जो प्रोसेस होती है वो कन्वे हो जाती है आगे एज इट इज़। लेकिन जब इस
रिसेप्टर के ऊपर कोई एंटीबॉडी आके बाइंड हो जाती है, ठीक है, इस रिसेप्टर के ऊपर जब कोई एंटीबॉडी आके बाइंड हो जाती है तो क्या होता है, ये रिसेप्टर जो होता है ब्लॉक हो जाता है और इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारी थाइमस ग्लैंड करती है। और जब थाइमस ग्लैंड इसका फॉर्मेशन करती है तो थाइमस इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, उन एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करती है, जो एंटीबॉडी हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को आके बाइंड हो जाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि उन पे एसिटाइल कोलिन बाइंड ना हो पाता है। और बाइंड नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रोसेस हमारी आगे नहीं बढ़ती है। तो देखते हैं थ्योरी में वही सेम चीज़ एक बार। तो देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बन रही हैं अपने ही सेल्स के अपोजिट बॉडी के अंदर, तो क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो हमारी नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट ही वर्क करने लगी है। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ दैट में कॉज ए डिसऑर्डर इन ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने जो आपको बताया था वहाँ पर डिसऑर्डर पैदा होता है। मतलब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहीं पर हमारा एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर लगा है और वहीं उस एसिटाइल कोलिन पे एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक डिसऑर्डर फॉर्म हो गया। बाइंड क्या होना चाहिए था, एसिटाइल कोलिन, लेकिन क्या बाइंड हो रहा है, एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर यह डिसऑर्डर फॉर्म हो रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस मेनली कहाँ पर हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है किस जगह पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी चल रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होने वाली बीमारी है ये, ठीक है। वहाँ पर जो होता है वो डिसऑर्डर मतलब होता है और उसके बाद हमको बाकी सिम्टम्स के तौर पे और देखने मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए, एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, डायरेक्ट अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर पॉसिबल, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या हो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो एंटीबॉडीज़ जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट फॉर्म होती हैं वो इस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब देखिए, द थाइमस इज प्लेस दैट प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज़ मेनली अकर, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि थाइमस का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो रहा है। अब आगे देखते हैं। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। तो हमको पता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, इन विच एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली अगेंस्ट द मसल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो मसल एंटी, ये जो, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ देखिए क्या होता है, एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली अगेंस्ट द मसल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो मसल पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कहाँ पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। ये वाली मेम्ब्रेन जो है हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये वाली मेम्ब्रेन जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इस पे क्या है, हमारी ये छोटे छोटे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं। इन एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे ये क्या चिपक रहा है आके, रेड रेड कलर का, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये बता रखा है, ये क्या होते हैं, ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स पे क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिटाइल कोलिन वर्क नहीं कर पाता है। इसलिए हमें ऑटो इम्यून डिसीज़ बनती है हमारी बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस यूजुअली अफेक्ट इन द फेस, ठीक है। जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को अफेक्ट करता है। कहाँ कहाँ की मसल्स को अफेक्ट करता है ये देखते हैं, फेस की, लिप की, टंग की, नेक की और थ्रोट की। मतलब ये बीमारी हमें कहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखती मिलेगी, हमारे लिए ऊपर से। मतलब हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या, फेस, लिप, टंग, नेक एंड थ्रोट। ये मसल, इन मसल्स जो हमारी इतनी वॉलेंट्री मसल्स हैं, इन मसल्स का हमको इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। जो किसके द्वारा इनर्वेट होती है, जिनमें कौन सी सप्लाई कर रही होती है नर्व, क्रेनियल नर्व्स जो सप्लाई कर रही होती हैं इन मसल्स को,
वो मसल्स इनोवेट हो रही होती हैं इनके अंदर जाके, ठीक है। हाउएवर इट कैन अफेक्ट एनी मसल ग्रुप, ये किसी भी मसल ग्रुप को जो होते हैं इफ़ेक्ट कर सकती है बीमारी, ठीक है। कहीं भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि फेस में, लिप में, टंग में, नेक में या थ्रोट में आपको देखने के लिए मिले, ये बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपको पता ही है कि फेस से, लिप से, टंग से, नेक से और थ्रोट से देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाती है बीमारी, वैसे वैसे ये जो होती है क्या करती है, आगे जो हमारे स्पेशली हेड, नेक, ट्रंक या फिर लिम्ब, जो हमारे हाथ पैर की मसल्स होती हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती जाती हैं आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। और इसकी बीमारी, ये बीमारी जो है, ये जब एट लास्ट हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और हमारी डायफ्राम जो है, ये मसल्स को इन्वॉल्व करता है, तब ये बीमारी जाके क्या कन्वर्ट हो जाती है, तब ये बीमारी हमारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये इंसान की जान भी ले सकती है। अब हम आगे देखते हैं इस बीमारी का ऑनसेट, मतलब ये बीमारी जो होती है किन लोगों में, कौन कौन सी उम्र में पाई जाती है, ठीक है। तो देखते हैं ऑनसेट कैसा बता रखा है इसमें। वुमेंस में ये 20 to 30 ईयर, मतलब 20 से 30 साल की लड़कियों में, औरतों में जो स्टार्टिंग इनिशियल एज होती है उसमें पाई जाती है। और मेल्स में कब पाई जाती है, 70 to 40 ईयर्स, ठीक है। जब ये ओल्ड एज का टाइम होता है, जब जो पुरुष जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में आ गए हैं उन लोगों में पाई जाती है, ठीक है। प्रीवियसली, अब ये पहले बताया गया, प्रीवियसली मोर वुमेन आर अफेक्टेड देन मैन। पहले क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा वुमेंस जो थी वो अफेक्ट होती थी इस बीमारियों में आदमी से ज़्यादा, लेकिन अब के टाइम पे क्या है, मोस्टली रेशियो सेम है या फिर मेल्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस बीमारी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑनसेट पढ़ लिया हमने। क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन का किस तरीके से बताया गया है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन दो तरीके से बताया गया है इसका, एक तो एंटीबॉडी पॉजिटिव, दूसरा एंटीबॉडी नेगेटिव, और 4 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है इसके क्लासिफिकेशन को, किसमें, एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटीबॉडी नेगेटिव और 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब आगे बताता हूँ मैं किस किस तरीके से ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन करते जाइएगा ऊपर नीचे दोनों चीज़ में, आपको बताता जाता हूँ मैं। देखिए, इनिशियल ऑनसेट, ठीक है, या अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट में पहले कंपैरिजन करते हैं। अर्ली ऑनसेट ग्रुप में क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है हमको, एक सेकंड, देखिए ये अर्ली ऑनसेट ग्रुप है, कब होता है, लेस देन 40 ईयर्स, 40 साल से कम। किन में हमने देखा था, फीमेल्स में 20 to 30 की एज में। लेट ऑनसेट ग्रुप है, ठीक है, ये किन में देखा था हमने, 70 to 80 मेल्स की एज में। अर्ली ऑनसेट में हाइपरप्लेजिया ऑफ थाइमस ग्लैंड, मतलब थाइमस ग्लैंड जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, वो इनलार्ज हो रही है, मतलब उसकी जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स जो हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो इनलार्ज हो रही है उसमें, ठीक है। लेट ऑनसेट ग्रुप में विदाउट थैलेमिक हाइपरप्लेजिया, किसी तरीके का थाइमस में हाइपरप्लेजिया नहीं हो रहा है, थाइमस की ग्लैंड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। HLA, B8 एंड DR3 एसोसिएशन मिल रहा है हमें अर्ली ऑनसेट में, हम देखेंगे तो HLA, B8 और DR3 एसोसिएशन मिलता है। लेट ऑनसेट में HLA, B7 और DR2 एसोसिएशन मिलता है, ये फैक्टर्स एसोसिएट मिलते हैं बीमारी में, ठीक है। अर्ली ऑनसेट में कौन से मिल रहे हैं, HLA, B8, D3 एसोसिएशन मिलता है, और लेट ऑनसेट में HLA, B7 और DR2 एसोसिएशन मिलता है, ठीक है। अब हमने जैसे बात करा था कि कौन सी फीमेल्स में ज़्यादा है, कौन सी मेल्स में ज़्यादा है, तो फीमेल्स में अर्ली ऑनसेट थी, इनिशियल एज में स्टार्टिंग हो रही थी 20 to 30, तो देखिए रेशियो 4:1 का रेशियो है, 4 फीमेल 1 मेल रेशियो, मतलब फीमेल्स में ज़्यादा देखने के मिल रही है अर्ली ऑनसेट में, मेल्स में कम देखने के मिल रही है। ऐसे ही लेट ऑनसेट में 1:2 का रेशियो देखने को मिल रहा है, तो 1 फीमेल 2 मेल, तो यहाँ पर मेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है बीमारी। तो अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट में हमको बीमारी के बारे में समझ में आ गया। हम देखते हैं, ये तो हमारा उसमें आ गया ऑनसेट मतलब किस तरीके से है। अब देखते हैं पेशेंट विद थायोमा, ठीक है। व्हाट इज़ थायोमा, तो थायोमा हम समझते हैं कि थाइमस ग्लैंड का हमारे किसी तरीके से कोई भी ट्यूमर होना, ठीक है, हमारी थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड थायोमा, ठीक। इसमें क्या होता है, नो HLA एसोसिएशन, कोई भी HLA एसोसिएशन नहीं होता है। जो हमने ऊपर फैक्टर्स देखे थे, HLA, V7 और V8 और DR3 DR2 जो देखे थे, इसमें किस तरीके का आपको कोई भी
फैक्टर का एसोसिएशन नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। जिन पेशेंट में थायोमा होगा उसमें कोई भी HLA एसोसिएशन आपको नहीं मिलता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में रेशियो सेम रहता है, दोनों 1:1 का रेशियो है। आगे देखते हैं, फोर्थ जो हमारा सब ग्रुप बताया है उसमें क्या है, पेशेंट विद ऑकुलर माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। और विद ऑकुलर माइस्थीनिया ग्रेविस में पेशेंट मिलता है। तो ये आपको हमने 4 सब ग्रुप इसके क्लियर कंफर्म करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम पहले इसकी थ्योरी देखते हैं कैसे कैसे है। देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़, हम पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट कॉमनली 80% ऑफ केस कॉज बाय द एंटीबॉडीज टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन द पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए, ये डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये हमारी यहाँ पर जो है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक। ये आप ध्यान में दे दीजिए। अब इसमें बताया गया है कि 80% ये बीमारी जो होती है किस वजह से होती है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे आके बाइंड कर जाती हैं, जिस वजह से एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाता है, एक्शन पोटेंशियल आगे कन्वे नहीं होता है, क्या हमारा मैसेज आगे कन्वे नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, वो वैसी की वैसी रिलैक्स रहती हैं। तो ये है, ठीक है। देखते हैं डायग्राम में क्या हुआ। यहाँ पर कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, ये ओपन हुआ, यहाँ पर इसका वेसिकल, एसिटाइल कोलिन बाहर निकला। अब ये यहाँ पर अगर बाइंड हो गया, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये अपने एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मसल में होगा एकदम से, ठीक है। अगर ये एंटीबॉडीज़ बाइंड है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे तो क्या होगा, यहाँ पर ये आगे कन्वे नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मसल में डीपोलराइजेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मैसेज कन्वे नहीं होगा। तो क्या होगा, कौन सी बीमारी हमें देखने मिलेगी, हमें माइस्थीनिया ग्रेविस देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 80% कॉज कौन सा बता दिया कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती हैं, ये सबसे बड़ा 80% कॉज है। वो एंटीबॉडीज़ कैसे बन रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमने देख लिया थाइमस इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। अब आगे देखते हैं थ्योरी में। देखिए, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहा है, ये आपको पहले बता दिया मैंने। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। द रिजल्टेंट क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ब्लॉकेज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन मतलब जो ऊपर न्यूरोनल पार्ट से आने वाला मैसेज है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल है, वो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो मस्कुलर पार्ट है उसमें कैरी नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या हुआ, कैरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एसिटाइल कोलिन बाइंड होने वाली जगह पर हमारा एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट वर्क करने वाली एंटीबॉडीज़ बाइंड हो गई हैं, ठीक है। तो वो मैसेज आगे कन्वे नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स रिड्यूस द नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड डैमेज द एंड प्लेट। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारी एंटीबॉडीज़ बाइंड हो रही थी। हम और देखते हैं और क्या हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि जैसे कि ये हमारा डायग्राम पे आते हैं, जैसे हमारा जो ये प्लेट है, ठीक है, ये एंड प्लेट है हमारी, साफ़ कर देता हूँ मैं एक बार आपको समझाने के लिए। तो देखिए, जैसे ये हमारी जो है ये एंड प्लेट है, ठीक है, या तो ये एंड प्लेट जो है इसको ऊपर ही तो रिसेप्टर्स हैं, ये एंड प्लेट भी डिस्ट्रॉय होने लगे, 1 मिनट, ये एंड प्लेट डिस्ट्रॉय होने लगे, इनके साथ साथ जो ये रिसेप्टर्स हैं ये डिस्ट्रॉय होने लगे, तब भी क्या होगा, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल ऊपर से आ रहा है एसिटाइल कोलिन का, जो निकल रहा है हमारा एसिटाइल कोलिन, वो अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो अटैच नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांजिशन नहीं होगा।
जब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस होगा। तो वही चीज़ हमको देखने को मिल गई। तो पहली चीज़ हमने क्या देखा कि एंटीबॉडीज़ वो करी थी। दूसरी तरफ क्या देखा हमने कि जो हमारी एंड प्लेट है वो एंड प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी नहीं होगा। हम देखते हैं इस एंड प्लेट और जो हमारा ये रिसेप्टर्स हैं इनको मेंटेन करने का काम, ठीक है, इनका मेंटेनेंस लगातार करते रहने का काम, मतलब इनको बनाए रखने का काम जो करता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं मस्क, मतलब मसल स्पेसिफिक काइनेज। इसके बारे में देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, मसल स्पेसिफिक काइनेज, मस्क। ये मस्क जो होता है ये मेंटेन एंड रेगुलेशन एंड मेंटेन का काम करता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स और उसकी मेम्ब्रेन का। अगर ये मस्क जो है ये मस्क ही बनना बंद हो जाए, मतलब मसल स्पेसिफिक काइनेज जो है ये बनना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं वो भी डैमेज होने लगेंगे, साथ साथ में एंड प्लेट जो है वो भी डैमेज होने लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ फॉर्म होना, मतलब मस्क के अपोजिट भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होना, तो यही चीज़ हमको देखने को मिल रही है। अब आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में और क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अबाउट 15% ऑफ पेशेंट हैव ए थायोमा, मोस्ट ऑफ रेमिनेंट डिस्प्ले थायमिक फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। क्या है, क्या देखने को मिलता है, थायमिक फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, मतलब उसका साइज़ में बढ़ जाना, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस आर मोर लाइकली टू हैव एसोसिएटेड ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही रहा है, कॉमन चीज़ है। आगे देखते हैं, ट्रिगर आर नॉट ऑलवेज एविडेंट बट सम ड्रग्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि फॉर्मेशन हो रहा था थाइमस ग्लैंड से एंटीबॉडीज़ का जो कि अटैच हो रही थी, या हमारा एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर डैमेज हो रहा था, एंड प्लेट डैमेज हो रही थी। अब तीसरी चीज़ बता रही है जैसे कि कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे लिए एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो है उसको प्रेसिपिटेट करती है, मतलब एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। कौन सी है, जैसे पेंसिलामाइन हो गया, तो ये कर रही हैं एंटीबॉडीज़ को और ज़्यादा प्रेसिपिटेट करने का वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ अगर प्रेसिपिटेट ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा, हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस सिंड्रोम हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब एंटीबॉडीज़ बढ़ रही हैं एक तरीके से, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो हमको क्या में देखने को मिल रहा है, यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये मेडिसिन इनसे यहाँ पर ये इसलिए बताई गई हैं कि अगर आपको कोई भी माइस्थीनिया ग्रेविस का ऐसा पेशेंट देखने के लिए मिलता है तो आप ये मेडिसिन जो है उनको प्रिस्क्राइब ना करें। सिर्फ पेंसिलामाइन नहीं है, इसमें और हैं, जैसे हमारा क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और क्यूनिनॉल्स, इस तरीके की ये जो है एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट्स हैं, तो इनको हम नहीं देते हैं। अगर हम ये जो हैं दे रहे हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में, तो हम क्या कर रहे हैं, बीमारी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हम कहाँ हमने पार्ट्स तो देख ही लिए थे, हमें कौन से देखने मिल रहे थे, लिप, फेस, थ्रोट, नेक, टंग, ये देखने को मिल रहा था, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट में हमारी ट्रंक और हमारे आर्म्स, लिम्स, ये सब चीज़ देखने को मिल रहे थे हमको। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऑकुलर मसल्स में हमको क्या क्या देखने मिलता है, ठीक है। तो पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट विद द वीकनेस ऑफ द ऑकुलर मसल्स, जो हमारी ऑकुलर मसल्स होती है, जैसा कि हमारी ऑकुलर मसल्स जो हमारी आंखों को खोल के रखने का काम कर रही हैं, या हमारी आई बॉल को जो है एक जगह पर रोकने का काम कर रही है, जैसे स्क्विंट के लोग होते हैं, जो बहंगापन बोलते हैं, स्क्विंट जिन लोगों को होता है, तो उनका क्या होती है, मसल्स जो होती हैं वीक होती है। उसके कारण क्या होती है, उनकी एक आई जो होती है दूसरी तरफ को हो जाती है, एक आई अपोजिट साइड में हो जाती है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि डिप्लोपिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। ऐसी तरीके से कुछ लोगों को क्या होता है, जो हमारी आँख पलकें होती हैं, हमारी आईलेट्स होती है, उनको खोलने का काम करती हैं कुछ मसल्स जो होती हैं, लेवर, तो ये सब जो होती हैं, अगर इनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, इन मसल्स में हमारी एसिटाइल कोलिन नहीं पहुंच पा रहा है, ये इम्पल्स नहीं आ पा रही है, ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ वगैरह बाइंड कर रही हैं मसल रिसेप्टर्स पे, तो क्या हो रहा है, हमको क्या देखने को मिलता है, तो दो कंडीशन देखने को मिलती है ऑकुलर मसल वीकनेस की वजह से। इसको बोलते हैं टोसिस या डिप्लोपिया। डिप्लोमा मतलब, आगे दिखाता हूँ आपको कैसा होता है पेशेंट, ठीक है। तो ये देखिए टोसिस का पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोसिस ये देखिए, इसको बोलते हैं ड्रोपिंग ऑफ आईलिड। इसकी आँख देखिए नीचे को आधी बंद है,
ये आधी बंद इसकी करने की वजह से नहीं है, इसकी आईलिड जो है ये इसे उठा ही नहीं पा रहा है, मतलब इसकी मसल जो है वो इतनी वीक हो गई है कि वो ऊपर उठा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आँख को खोलना तो एक वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ट्रोपिंग मतलब टोसिस मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ठीक है, आईलिड्स का नीचे को गिर जाना, ठीक है, आँख को नहीं खोल पाना सही तरीके से। अब आगे देखते हैं और क्या मिल रहे हैं। फैटिगेबिलिटी मतलब थकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर मेरे को बहुत थकावट हो रही है, इंक्रीज़ इन वीकनेस ऑफ द ऑन रिपीटिव यूज़ ऑफ मसल, मतलब अगर हम लगातार किसी मसल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोच के चलिए कि एक जो है एक्समैन है जो लकड़ी वगैरह काटने वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने हाथ से बार बार कुल्हाड़ी को किसी लकड़ी पे मारते हैं उसे काटने के लिए। अगर वो बार बार किसी लकड़ी को काटने के लिए अपने हथौड़ी से मार रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीटेड एक्शन हो रहा है, एक सेम एक्शन कर रहा है ना वो अपने हाथ से उस एक्स के थ्रू, कुल्हाड़ी के थ्रू उस लकड़ी पे मार रहा है। तो क्या होगा, उस रिपीटेड एक्शन को करने की वजह से क्या होगा, उसकी जो मसल होगी वहाँ की वो वीक हो जाएगी, ठीक है, बार बार मारने से। तो रिपीटेड एक्शन ऑफ मसल से वहाँ की जो मसल होगी उसमें वीकनेस पैदा हो जाएगी। अगर ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ की मसल में वीकनेस आ रही है, बहुत जल्दी वीकनेस आ रही है, मतलब ऐसे आम आदमी मारेगा तो 5, 6, 10 बार तो मार ही लेगा, लेकिन अगर आपको 2-3 बार आपने ली एक्स मारी लकड़ी पे और आपके हाथ में दर्द होने लगा, वीकनेस महसूस होने लगी, अब नहीं मारा जा रहा है, तो ये भी एक तरीके का सिम्टम देखने को मिल रहा है हमको कि क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, ठीक है। वर्सिंग ऑफ वीकनेस टुवर्ड द एंड टू डे, ठीक है, एंड ऑफ द डे, मतलब इसमें बताया गया कि इंसान जब सुबह के टाइम पे उठता है तब तो उसकी बॉडी जो होती है, उसकी मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथेंड होती हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ होती है काम करने की, सारा काम कर लेगा, नहा लेगा, धो लेगा और खाना वाना खा लिया अपने आराम से, लेकिन उसके बाद काम पे चला गया, काम करना शुरू करा। अब वो जब इनिशियली अपना काम शुरुआत में काम करना शुरू कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होगा, वैसे वैसे उसकी मसल्स जो होंगी थकावट आती जाएगी, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, और एट लास्ट जाके पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब अब मुझसे काम नहीं हो पाया, या फिर अपने मालिक से बोलेगा कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर, क्योंकि उसकी मसल इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है एंड ऑफ द डे, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, ठीक है। और घर आने के बाद बस वो आके लेट जाएगा कि भैया अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, खाना वाना मैं नहीं खाऊंगा और मैं लेट गया आराम से। तो इस तरीके का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस बीमारी में दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ आफ्टर रेस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट काम करते करते थोड़ी देर रेस्ट ले ले, थोड़ी देर काम करा फिर रेस्ट ले ले, फिर थोड़ी देर काम करा फिर थोड़ी देर रेस्ट ले ले, तो रेस्ट लेने के टाइम पे क्या होता है, उसकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो दोबारा से गेन हो जाती है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर काम करने का, थोड़ी देर रेस्ट, फिर थोड़ी देर काम करने का, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेगा, तो इस तरीके से वो काम कर सकता है, परसिस्टेंटली कंटिन्यूस काम कर सकता है उस तरीके से वो, ठीक है। लेकिन अगर वो लगातार वर्क कर रहा है तो उसकी मसल्स में एट लास्ट वीकनेस आ जाएगी और वो काम नहीं कर पाएगा। अगर वो रेस्ट कर लेगा तो फिर वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो यही होता है, सुबह उठता है तो ताकत होती है शरीर में, शाम को आता है तो बिल्कुल डाउन हो चुका आता है, बिल्कुल कोई काम खाना वाना कुछ नहीं खाया जाता, ठीक है। आगे देखते हैं अब लिम्ब वीकनेस क्या देखने में मिल रहा है। तो लिम्ब वीकनेस में देखिए, इन जनरलाइज डिसीज वीकनेस ऑफ लिम्ब अफेक्टिंग प्रॉक्सिमल मसल। सबसे पहले प्रॉक्सिमल मसल्स होती है, अगर हम अपने हैंड की बात करते हैं, ठीक है, राइट हैंड देख रहे हैं ऊपर से, तो शोल्डर से आर्म, फिर एल्बो जॉइंट, फिर फोर आर्म, फिर हमारा रिस्ट जॉइंट, फिर हमारी फिंगर्स, पाम और फिंगर्स। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हम चलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ थकावट देखने को मिलेगी, सबसे पहले इसको देखने को मिलेगी आर्म में, फिर एल्बो जॉइंट में, फिर फोर आर्म मसल्स में, फिर रिस्ट जॉइंट, और उसके बाद हमारा एट लास्ट पाम और फिंगर, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हम जब पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट का क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो और एक्सटेंशन ऑफ फिंगर, मतलब उसकी जो एल्बो जॉइंट है उसके जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल आपको एक्सटेंड मिलेंगी, ठीक है। मतलब उसको इतनी दम नहीं है कि वो फिस्ट बना ले या अपनी एल्बो को मूव करा सके, ठीक है। आप कोई भी उठाने को दो उसको तो नहीं उठा पाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं एक डायग्राम के थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, एल्बो जॉइंट एक्सटेंशन एंड फिंगर एक्सटेंशन। एक ग्लास पकड़ने को दिया था लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है, हाथ और फिंगर्स दोनों एक्सटेंड है, बिल्कुल ही एक्सटेंशन, वीकनेस आ गई मसल में, पकड़ के उठा ही नहीं मिल रहा है ग्लास को, तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब और देखते हैं फेशियल इन्वॉल्वमेंट में क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर। फेशियल इन्वॉल्वमेंट, आई क्लोजर, स्लरिंग स्माइल एंड वीकनेस ऑफ जॉ, डिफिकल्टी इन चूइंग, टंग इन्वॉल्वमेंट कैन अकर,
ठीक है, ट्रंक इन्वॉल्वमेंट। तो ये तो बाद में देखते हैं, फेशियल इन्वॉल्वमेंट पहले देखते हैं क्या हमने देखने मिला। पहले मैंने आपको दिखाया था कि ऑकुलर का, आइज़ का क्लोजर, आँख का बंद होना, मतलब टोसेस आपको देखने को मिल रहा था। स्नर्लिंग स्माइल मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखिए, ये आपको आंटी दिख रही है साइड में, ये नॉर्मल पेशेंट की स्माइल है, ये स्नर्लिंग स्माइल है, एक तरफ को झुकी जा रही है, मसल्स जो है वो पूरी तरीके से अपनी मतलब फेस को ऊपर हंसने के लिए ऐसे स्माइल करते हैं, तो फेस की जो मसल्स होती हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको भी, ये भी ऊपर उठता है, और ये जो हमारी लिप के कॉर्नर से ये दोनों ऊपर उठते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने मिल रहा है, ये जो कॉर्नर है ये नीचे को गिर रहा है। स्नर्लिंग और स्माइल आपको ये देखने को मिल रही है, ये देखिए। ठीक, बाकी और देखते हैं वीकनेस ऑफ जॉ। ये आपने देख लिया कि यहाँ पर वीकनेस ऑफ जॉ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी कोई चीज़ खाएगा या कोई चीज़ को चबाने के लिए देंगे, उसको चबाने में दिक्कत होगी, सही से नहीं चबा पाएगा। तो इसलिए पेशेंट ज़्यादा ये जो होते हैं वो लिक्विड डाइट्स पे रहते हैं, कि जो ज़्यादा हार्ड ड्रग चीज़ ना हो वही खाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या देखना है। और इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी का इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया था। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो ये डिसीज़ जो होती है एट लास्ट लाइफ थ्रेटनिंग में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जानलेवा हो जाती है। ठीक है, तो वही बताया गया है क्या होता है। रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब क्या क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पर्टिकुलरली ऑन लाइंग फ्लैट। जब इंसान बिल्कुल फ्लैट लेटता है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेट जाता है, बिल्कुल चित्त लेटता है एकदम सीधा, तो उस टाइम पर उसको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो छोटी छोटी सांसें लेता है। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। क्यों? डायफ्रामेटिक वीकनेस, डायफ्राम मसल्स के वीक होने के कारण ये चीज़ देखने को मिलती है। जब पेशेंट लेटता है तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। इन कॉमन रिड्यूस आर्टेरियल ऑक्सीजन कैपेसिटी इज़ ए लेट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है आर्टरीज़ के अंदर, वो हमको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, जिससे हमको क्या एट लास्ट देखने को मिल रहा है, लेट साइन में रेस्पिरेटरी फेलियर, हमारी रेस्पिरेशन जो है वो फेल हो जाएगा। अब देखते हैं बल्बस सिम्टम्स में। तो बल्बस सिम्टम्स में क्या देखने को मिल रहा है, नेज़ल स्पीच, नेज़ल रिगर्जिटेशन में आकर, सीवियर डिस्फेजिया, खाने को निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, नेसेसिटी ट्यूब फीडिंग। इन पीपल्स में क्या कराया जाता है, इन पेशेंट्स में ट्यूब फीडिंग कराई जाती है, ट्यूब के द्वारा खाना दिया जाता है, इनको खाने के लिए, पीने के लिए दिया जाता है। ठीक, वीकनेस ऑफ नेक मसल में कॉज द हेड ड्रूपिंग। ठीक है, कैसा, इनका सिर जो होगा वो नीचे के लिए लटक जाएगा, हेड ड्रूपिंग दिखने को मिलेगा। मसल वास्टिंग इज़ नॉट अ फीचर, इसका मसल वास्टिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेंडन रिफ्लेक्स आर वेल रिटेन्ड, मतलब टेंडन रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स वगैरह चेक करते हैं तो रिफ्लेक्स हमको प्रॉपर मिलेंगे, मसल वास्टिंग नहीं है यहाँ पर, मतलब मसल सिकुड़ वगैरह नहीं रही, मसल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मसल अपनी जगह, पोस्चर वगैरह, फॉर्मेशन वगैरह सब सही रहेगा, किस तरीके की है वैसी ही रहेगी, रिफ्लेक्स वगैरह ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये हेड ड्रूपलिंग एक बार देख लीजिए कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इनका हेड जो है आगे के लिए झुक गया है, एकदम सिर नीचे लटका हुआ दिख रहा है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्राइसिस होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करने की बात है यहाँ पर, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थीनिया क्राइसिस। अब ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि ये दो है, ये दोनों एक मेडिसिन है जिसकी एक्सेसिव डोज को लेने की वजह से होते हैं, या उनकी एक्सेसिव डोज हो जाती है बढ़ाते बढ़ाते, इस वजह से ये हमको देखने के लिए 2 क्राइसिस मिलती हैं, 2 प्रॉब्लम्स मिलती हैं। पहली होती है माइस्थीनिया क्राइसिस, दूसरी कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब उस ड्रग का नाम देखते हैं कि वो ड्रग कौन सा है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो वो है एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिकेशन। ठीक है, दोनों में देखिए, एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिसिन, टू मच, ठीक है, टू मच यूज़ ऑफ एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिसिन, अगर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में दी जाती है तो ये दोनों ही कंडीशन हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मेन चीज़ हमको याद रखनी है इनके सिम्टम्स। माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स में हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोक्सिया, टैकीकार्डिया, डिप्रेस्ड, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स और विजुअल चेंजेस, ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ हम देखते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस की बात करते हैं, वहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डायरिया,
एब्डोमिनल क्रैम्प, मायोसिस और इंक्रीज रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस, ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों के सिम्टम्स हमें याद रखना ज़रूरी है। सिम्टम्स के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेडिसिन हमारी सेम है, एंटी कोलिनेस्टेरॉइड मेडिकेशन जो है उसकी वजह से ये दोनों क्राइसिस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बता दिया कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो पहले तो हमने अपने सिम्टम्स बता दिए कि सिम्टम्स के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेंसिलियन टेस्ट। इस टेस्ट के बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं। किस चीज़ का, नियोस्टिग्माइन का और एड्रोफोनियम का। ये दो मेडिकेशन है, याद रखिए। इन दो मेडिकेशन का आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। आईवी इंजेक्शन देने के बाद अगर हमको मसल्स के अंदर, ठीक है, हमारी जो मसल हैं उनमें हमें वर्क देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 15 to 30 मिनट, 30 से 15 मिनट के बाद अगर हमको मसल फंक्शन इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, इम्प्रूविंग मसल फंक्शन, तो ये मतलब क्या है, तो ये कंडीशन जो है मिस्थीनिया ग्रेविस की है। लेकिन अगर मसल फंक्शंस इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो ये कंडीशन कौन सी है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएट में और आगे। अब आते हैं मेन चीज़, सबसे मेन पॉइंट कि इसको इन्वेस्टिगेट हम कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि क्या देखने को मिल रहा था, हमारा जो एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स थे उनके खिलाफ हमको एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही थी बॉडी के अंदर। तो वही हमको देखने को मिलेंगी। एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज आर डिटेक्टिव इन सीरम ऑफ मोस्ट पेशेंट। ज़्यादातर पेशेंट ने डिस्क्राइब किया था कि 80% पेशेंट की किस वजह से हमें माइस्थीनिया ग्रेविस देखने के लिए मिलता है कि हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पे एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमको कैसे हम डायग्नोस करेंगे, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हमको देखने के लिए मिलेंगी सीरम में। ठीक है, ए नेगेटिव रिजल्ट डज नॉट एक्सक्लूड द डायग्नोसिस। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, एंटीबॉडीज़ देखने को नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है। हमको और भी टेस्ट करने चाहिए पता लगाने के लिए। ठीक है, तो और क्या क्या हम करते हैं, रिपीटिव नर्व स्टिमुलेशन, बार बार नर्व स्टिमुलेशन देंगे हम उसको। ठीक है, जब हम बार बार नर्व स्टिमुलेशन देंगे तो बार बार नर्व जाएंगे, स्टिमुलेट होंगे, एसिटाइल कोलिन सिक्रेशन होगा। तो वहाँ पर हमको देखने को क्या चीज़ मिलेगी, पहली चीज़, दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन हो रहा है और आगे फॉर्म नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास 3 कंडीशन हमको समझ में आनी चाहिए कि या तो एंटीबॉडीज़ हैं वहाँ पर, एंटीबॉडीज़ अगर नेगेटिव है, एंटीबॉडीज़ भी नेगेटिव है, निगेटिव नहीं मिला देखने के लिए, तो हमको क्या समझ में आएगा, जो मस्क हमारा है, मसल स्पेसिफिक काइनेज जो है, उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं फॉर्म हो गई हैं, जिससे कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है हमारे रिसेप्टर्स का और एंड प्लेट का, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे रिसेप्टर एंड प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जहाँ पर रिसेप्टर्स नहीं बचे तो एसिटाइल कोलिन कितना भी हो, कितना ही बन रहा हो, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, हमारा एसिटाइल कोलिन फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो दूसरी चीज़ हमको ये भी देखने के लिए मिल सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन से हमको ये पता चलता है। अब आगे देखते हैं, प्रोस्टिग्मिन टेस्ट होता है। प्रोस्टिग्मिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 1 to 1.5 mg ऑफ प्रोस्टिग्मिन IM दिया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन मसल पावर, अगर मसल पावर की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है 15 to 30 मिनट, इफ़ द पेशेंट इन माइस्थीनिक। ठीक है, अगर पेशेंट माइस्थीनिक होगा तो 15 से 30 मिनट के अंदर हमको इंजेक्शन देने के बाद प्रोस्टिग्मिन का हमको आराम से मसल्स में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है तो पेशेंट किसी और कंडीशन का है। ठीक, चौथा टेस्ट कौन सा है हमारा, सीरम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी आर मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद थायोमा। कुछ नहीं मिल रहा देखने के लिए, एट लास्ट हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हमको थाइमा वाली कंडीशन देखनी है। थाइमा जो हमारी थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर है, उसके कारण क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही हैं। तो सीरम एंटीबॉडी रिसेप्टर्स जो होता है उनको देखते हैं, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ हमको देखने के लिए मिलती हैं, हम ये करते हैं। तो आगे, ऑटो एंटीबॉडी टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर पॉजिटिव। अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ रही हैं तो ये चीज़ हमको देखने को मिल गई। चेस्ट और CT, जब MRI कराएंगे या फिर CT करा रहे हैं तो उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको थाइमस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से दिखता है। तो ये देखिए CT MRI में किस तरीके से दिखता है, ये देखिए, ये थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारी बड़ी हुई दिख रही है आपको। एक सेकंड रुकिए,
ये थाइमस ग्लैंड का इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरा ये देखिए, ठीक है, वर्टिकल और ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों में देखने को मिल रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये थाइमस ग्लैंड का क्या है, एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। CT-MRI में ऐसा दिखेगा आपको। इन्वेस्टिगेशंस हमारी हो गई हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मेन पार्ट आते हैं हम मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम क्या देख रहे हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेज। ये जो होती है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। मतलब एंटी कोलिनेस्टेरेज मतलब जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, एंटी कोलिनेस्टेरेज का वर्क क्या होता है, जो हमारे वहाँ पर कोलिन और एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा था एसीटेट और कोलिन में, वो तोड़ने से रोक देता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पर हमारा एसिटाइल कोलिन जो होगा वो ब्रेक नहीं हो रहा था। जहाँ ऊपर अभी दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये चीज़ जो थी हमारी एसिटाइल कोलिन ईस्टर, ये क्या कर रहा था, हमारे एसिटाइल कोलिन को इस एसीटेट और कोलिन में तोड़ दे रहा था, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो रहा था, आगे फंक्शन करने लायक नहीं बच रहा था। तो वही चीज़ होती है जो हमारे एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो होता है इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी एसिटाइल कोलिन जो होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता है और वो आगे वर्क कर पाता है। तो इन मेडिसिन का वक्त तो आपको समझ में आ गया कैसे रहते हैं। अब ये कैसे कैसे दी जाती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और एक बात और याद रखिए, ये जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस का। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखिए, द पेशेंट शुड बी सेव्ड फ्रॉम एक्सेसिव लेबर एंड व्हेन द डिसीज इज़ प्रोग्रेसिव ही शुड रिमेन इन कंप्लीट रेस्ट। ठीक, पहली चीज़ तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा काम मत करिए। ठीक है, रेस्ट लीजिए फिर काम करिए, फिर रेस्ट लीजिए फिर काम करिए, लगातार काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी डिसीज़ प्रोग्रेसिव है, मतलब लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो आप कंप्लीट रेस्ट पे ही रहिए, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि वो अनटिल द पेशेंट इज़ नॉट वेल, जब तक उसको सही ना लगे तब तक वो ही शुड नॉट डू लेबर, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द पेशेंट फील सम रिलीफ ओनली बाई द एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज ड्रग। ये बता दिया, ये मैंने आपको पहले बोला था कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है इसका एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज मेडिकेशंस है। तो वही बताया है कि यहाँ पर कि इसमें इन पेशेंट्स को सिर्फ एक ही मेडिसिन है जो कि रिलीफ दे सकती है, वो है हमारी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज ड्रग। ठीक है, अदरवाइज नो मेडिसिन हैड येट कम आउट टू गिव कंप्लीट रिलीफ टू डिसीज़। इस डिसीज़ को रिलीफ देने के लिए अभी तक कोई भी ऐसी अदर दवाइयाँ नहीं बनी हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं इसमें ये देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, 15 mg टैबलेट ऑफ न्यूस्टिगमिन सल्फेट कैन बी गिवन 4 टाइम ए डे। दिन में 4 बार देनी है, सुबह शाम, मतलब सुबह शाम दोपहर और रात, 4 बार देनी है 6-6 घंटे के अंतर पे। 15 mg की टैबलेट आती है न्यूस्टिगमाइन सल्फेट की, वो देनी है। ठीक है, कब, 5 से 6 घंटे के अंतर पे। और ये जो होती है आपको बार बार देनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो कम होती है, कि जल्दी ये जो होती है बॉडी मेटालाइज होने के बाद निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको 4 बार दिया जाता है दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर डोज याद रखनी है, 15 mg ऑफ न्यूस्टिगमाइन सल्फेट, पहली चीज़ हमने ये देख ली। दूसरी क्या है, 60 mg टैबलेट ऑफ पायरिडोस्टिगमिन ब्रोमाइड। ठीक है, पायरिडोस्टिगमिन ब्रोमाइड की 60 mg टैबलेट, इट इज़ ऑल्सो गिवन 4 टाइम ए डे एंड नाइट विद अ गैप ऑफ 6 आवर। 6 घंटे के गैप पे हमको सुबह दोपहर शाम रात 4 बार देनी है दिन में। ठीक है, 60 mg की टैबलेट आती है, क्या नाम है, पायरिडोस्टिगमिन ब्रोमाइड इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। देयर इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द अबव मेडिकेशन एंड देयर इज़ लेस होप ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये पायरिडोस्टिगमिन सल्फेट जो ब्रोमाइड हमने बताई थी, ये आप दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो हमने ऊपर देखी थी, ठीक है, जो हमने कौन सी देखी थी, हमारी ऊपर 15 mg की न्यूस्टिगमिन सल्फेट देखी थी। पहली चीज़ तो उससे जो हमारी वो जो होती है कम समय तक रुकती है, बॉडी में ज़्यादा नहीं रुकती है। ये जो होती है, जो हमारी पायरिडोस्टिगमिन ब्रोमाइड है, ये बॉडी में रुकती भी ज़्यादा देर तक है, काम भी ज़्यादा देर तक करती है, इसकी पोटेंसी भी थोड़ी हाई होती है उससे। तो हमको देने में क्या फ़ायदा है, पायरिडोस्टिगमिन ब्रोमाइड अगर हम देते हैं तो इसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। ठीक है,
इफ़ देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, अगर खाने में किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बोला था ना कि जॉ जो होता है वो लटक जाता है नीचे के लिए, ठीक है। अब जॉ लटक जाएगा तो चूइंग नहीं कर पाएगा, और चूइंग नहीं कर पा रहा है तो खाना खा ही नहीं पा रहा है, एक तरीके से खाना नहीं खा पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कम से कम इसकी एक टैबलेट जो होती है पैराडाइस्टिगमिन ब्रोमाइड की, जो एक टैबलेट है वो हम हाफ एन आवर पहले, आधे घंटे पहले उसको देते हैं खाने से पहले, ताकि वो ईजिली खाने को चबा चबा के अच्छे से खा सके, ठीक है। अब देखते हैं एडजुवेंट ड्रग्स, मतलब और इसके संग में और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखिए कौन कौन सी हैं। पहली तो हमारी है इफेंड्रिन 15 mg, ठीक है। कौन सी है? इफेंड्रिन 15 mg टैबलेट थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार दिन में देते हैं। गिवन अलॉन्ग विद ड्रग इंक्रीज देयर पोटेंसी बाई गिवन 1 to 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेंसी बढ़ाने का काम करती है। अगर ये आप दे रहे हैं तो 1 to 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के संग इसको दे सकते हैं। ये करती है एफेंड्रिन की पोटेंसी बढ़ाने का काम करती है। 4 to 5 टाइम अ डे, ये 1 से 2 ग्राम दी जाती है पोटेशियम क्लोराइड, दिन में कितनी बार? 4 से 5 बार एक दिन के अंदर। द इफेक्ट ऑफ द यूजफुल मेडिकेशन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड द क्वांटिटी डज नॉट हैव टू बी इंक्रीज्ड। इससे फ़ायदा ये होता है, अगर आप ये दवाइयाँ दे रहे हैं ऊपर वाली के संग में, जो न्यूस्टिगमिन सल्फेट और जो हमने पैराडाइस्टिगमिन ब्रोमाइड देखी थी, अगर उनके संग में हम ये ऐड करके दे रहे हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा इनका ये आता है कि उनकी जो क्वांटिटी होती है, कि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एक टाइम बाद हमको मेडिसिन की जो क्वांटिटी होती है बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये उसके साथ में दे रहे हैं, ठीक है, एफेंड्रिन या फिर हमारा पोटेशियम क्लोराइड ये संग में चल रहा है, तो वो क्या करता है, इफेंड्रिन तो जो होता है उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है उस मेडिसिन की। ऊपर वाली जो मेडिसिन है हमारी दो, ठीक है, न्यूस्टिगमिन सल्फाइड और पैराडाइस्टिगमिन ब्रोमाइड, जो है उसकी जो पोटेंसी होगी बढ़ा देगा, मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा। दूसरा क्या है हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड जो है, पोटेशियम क्लोराइड अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या करता है, जो उसकी मात्रा है उसकी मात्रा को कांस्टेंट रखता है। मतलब हमारी न्यूस्टिगमिन सल्फेट की मात्रा, पैराडाइस्टिगमिन ब्रोमाइड की जो मात्रा है उसको कांस्टेंट रखेगा, उसको मात्रा को बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो एडजुवेंट ड्रग हैं ये हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ पायरोडॉक्सिन और विटामिन बी ऑल्सो गिव सम बेनिफिट इन डिसीज़, ये भी फ़ायदा करते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो आजकल हर बीमारी में चल रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या दे रखा है, फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस ऑफ ऑकुलर मसल्स। अगर ऑकुलर मसल्स का हमको टोसिस, डिप्लोपिया ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो कितना, 10 mg, ठीक है। इनिशियल स्टेज में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10 mg से हम स्टार्ट करते हैं प्रेडनिसोलोन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, ठीक है। ऑकुलर, अगर हमको ऑकुलर मसल्स में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है इनिशियली। दूसरी चीज़ कौन सी बताइए, एजाथियोप्राइन फॉर स्टेरॉइड स्पेयरिंग इफेक्ट। जो स्टेरॉइड्स के हमें साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं उसके लिए हम क्या चलाएंगे, एजाथियोप्राइन चलाते हैं। डोज कितनी चलाते हैं, 15 mg पर डे चलाते हैं इसको, ठीक है। जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है प्रेडनिसोलोन जो है, उसके साइड इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए क्या चलाते हैं हम, एजाथियोप्राइन चलाते हैं, ठीक है। बाकी दो चीज़ बता रखी है, हमको इन पेशेंट्स में लगातार ब्लड काउंट और एलएफटी कराते रहना चाहिए, ताकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एजाथियोप्राइन के हों चाहे वो प्रेडनिसोलोन के हों, वो हमें टाइम टू टाइम पता रख सकें। ऐसा ना हो कि साइड इफ़ेक्ट होता जा रहा है और मेडिसिन हम चलाते जा रहे हैं, इसलिए साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो बॉडी पे, ये पता करने के लिए लगातार हमको ब्लड काउंट और एलएफटी कराते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है, ये देखिए, अदर ड्रग थेरेपी में क्या होता रखा है, तो साइटोटॉक्सिक एजेंट सच एज साइक्लोस्पोरिन और मिथोट्रैक्सेट ये देते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज होता है 3 to 5 डेली एक्सचेंज, दिन भर में 3 से 5 बार होता है, ऑफ 2 to 3 लीटर, 2 से 3 लीटर दिन में 3 से 5 बार, ठीक है। ऐसे आप जैसे रखते हैं 2, 3 और 3, 5, मतलब 2 से 3 लीटर और 3 से 5 बार डेली होता है प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है। आईवी इम्यूनोग्लोबिन कितना दिया था, 0.5 ग्राम पर केजी पर डे फॉर 5 डे इन माइस्थीनिया क्राइसिस। अगर माइस्थीनिया क्राइसिस जैसे क्या आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, हाइपोक्सिया देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम्स अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो हम क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन चलाना शुरू कर देते हैं। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, थायमेक्टॉमी, जो ग्लैंड हमारी थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर रही थी, जिसमें हाइपरप्लेजिया होने के बाद एंटीबॉडीज़ बढ़ रही थी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको काट के निकालने का है, ठीक है। तो पेशेंट लेस देन 40 ईयर ऑफ एज हु हैव स्ट्रांगली
पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट, जिसका एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है स्ट्रांगली, उनमें हम क्या करते हैं, थायमेक्टॉमी करते हैं, ठीक। एंड हैव थायमिक हाइपरप्लेजिया, क्या दो चीज़ देखने को मिल रही है इसमें कि पहली चीज़ पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट देखने को मिल रहा है, सेकंड चीज़ थायमिक हाइपरप्लेजिया, मतलब थाइमस ग्लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपरप्लेजिक इनलार्जमेंट देखने को मिल रही है इमेजिनरी स्टेज में। मतलब हम सीटी स्कैन या एमआरआई कर रहे हैं तो उसमें हमको दो चीज़ देखने को मिल रही है। पहली चीज़ वो जो देखने को मिल रहा है थाइमिक हाइपरप्लेजिया, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ देखने को मिल रही है, और एज जो है पेशेंट की 40 ईयर्स से कम है, तो हम क्या करेंगे, थायमेक्टॉमी करते हैं, ठीक। थायोमा इज़ एन इंडिकेशन, अगर थायोमा देखने को मिल रहा है, बेनाइन ट्यूमर देखने को मिल रहा है वहाँ पर थाइमस ग्लैंड में, तो हम क्या करते हैं, एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी विद और विदाउट पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी टू ट्रीट द ट्यूमर। ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए चाहे हम पोस्ट ऑपरेटिव वो चले ना चले, लेकिन हमको क्या करना है, अगर हमें थायोमा देखने को मिल रहा है तो हमको हर हाल में उसको सर्जरी करके निकालना ही है, ठीक है। थायमेक्टॉमी शुड बी कैरीड आउट इन ऑल पेशेंट विद जनरलाइज माइस्थीनिया ग्रेविस, सभी में करी जाती है हु आर बिटवीन द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एटलीस्ट 55 ईयर्स। जो प्यूबर्टी और 55 साल की उम्र के बीच में होते हैं उनमें सब में ही माइस्थीनिया ग्रेविस कंडीशन में थायमेक्टॉमी करी जाती है, मतलब थाइमस ग्लैंड को काट के निकाल दिया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप लाइक करिए, वीडियोस को कमेंट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कोई अच्छी और मेडिसिन के रिलेटेड कोई वीडियो हम डालें तो आप कमेंट में करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।